नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको आरपीएफ से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, आज ये हमारी आरपीएफ की दोस्तों 44वीं क्लास है। दोस्तों हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपके जो आरपीएफ में 50% जीके जीएस का पोर्शन है वो इसी क्लास से डेली 8 PM पर आती है, इसी से कंप्लीट होगा। 100% की गारंटी दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप डेली इस क्लास को 8 PM पर देखिए, डेली ये क्लास 8 PM पर आती है। ठीक है, बिना देरी करे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 891, जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिस पर तीनों ही रेखा गुजरती हैं? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिस पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग सही जवाब टिक करेंगे अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों सबसे लंबी झील कौन सी है, कोई कमेंट करेगा? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी झील कौन सी है, कोई कमेंट करेगा दोस्तों? जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताएं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों सबसे बड़ी झील है दोस्तों विक्टोरिया झील। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तंजानिया, ठीक है तंजानिया हो गई, युगांडा देश हो गया, अफ्रीका देश हो गया, इन सभी में ये झील बहती है दोस्तों। और आप कमेंट करेंगे कि नील नदी का उद्गम भी दोस्तों इसी झील से होता है दोस्तों। नील नदी का उद्गम माना जाता है, यहां से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है दोस्तों नील नदी। ठीक है, नील नदी का उद्गम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपके सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 892। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? बताइए, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये क्लास डेली 8 PM पर आती है। आप लोगों को अगर जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो डेली ये क्लास देखिए। मैं 100% बोल रहा हूँ, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो यहाँ से जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक बी ऑप्शन को टिक किया वो तो भाई बिल्कुल सही हो जाएंगे। भाई जो बच्चे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जाएगा जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 893। हाल में ही दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? दोस्तों करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्लास के अंदर मैंने आपको कहा ना, पूरा जीके जीएस का सिलेबस, इवन करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सभी कवर होंगे इस क्लास के अंदर। आप डेली क्लास अटेंड करिए दोस्तों, आपके जीके जीएस बहुत अच्छे से अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, सिद्धालिंग, पतन शेट्टी, रस्किन बॉन्ड, कृष्ण प्रकाश या नरसिंह? कमेंट करेंगे। हाल में ही दिलीप बॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नरसिंह को दोस्तों। किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? नरसिंह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 894। नराली पूर्णिमा किस राज्य में मनाई जाती है दोस्तों? बताइए, मणिपुर में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या केरल में? दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। तो यहां से दोस्तों आप लोग टिक करेंगे मध्य प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे दोस्तों। देखो केरल में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप विशु त्योहार ध्यान रखेंगे, केरल का ही है दोस्तों विशु। एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है, वही बताऊंगा। ठीक है, एक तो विशु ध्यान रखेंगे और दूसरा ओणम ध्यान रखेंगे दोस्तों। ओणम तो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ओणम त्योहार केरल का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एक ओणम हो गया और एक और हो गया थेयम उत्सव दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। थेयम उत्सव दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो केरल में आप विशु, ओणम और थेयम ये दोनों ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, मणिपुर में यायोसांग बहुत पूछा जाता है, यायोसांग। यायोसांग दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
यायो सांग बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक और उत्सव पूछा जाता है बार बार, कौन सा है कमेंट करिए। बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है, चेरी ब्लाजम है ना, वो यहीं का है। कर्नाटक में हम्पी महोत्सव, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 895, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रनाडे, सचिंद्रनाथ सन्याल या शशि थरूर। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या गुरुजी ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। दोस्तों देखो, क्वेश्चन कहां से आ जाए ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और अभी तक हमें क्यों पता, क्योंकि हमने एनालाइज करी दोस्तों, रिसर्च करी किस टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में रेलवे के, है ना, चाहे वो एनटीपीसी का चाहे किसी का भी एग्जाम हो रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। तो हमें वो टॉपिक्स पता है दोस्तों, तो हम डेली उन्हीं टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन रिलेटेड कराते हैं उन्हीं से, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे, 895 का जवाब। तो बिल्कुल यहां पे आप क्या टिक करेंगे, अनहैप्पी इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे। दोस्तों किस किसने ऑप्शन टिक किया है, देखो यहां पर दोस्तों माफी चाहता हूं, लाला लाजपत राय होगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों लाला लाजपत राय होगा, यहां पर आप लोग लाला लाजपत राय टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। और महादेव गोविंद रनाडे की एक पुस्तक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, राइज ऑफ द मराठा पावर, बहुत बार पूछी गई पुस्तक है दोस्तों, लिख लीजिए, राइज ऑफ द मराठा पावर, राइज ऑफ द मराठा पावर, बहुत बार पूछी गई पुस्तक है, राइज ऑफ द मराठा पावर, MARATHA, ठीक है, राइज ऑफ द मराठा पावर दोस्तों, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में पुस्तक है ये। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, बंदी जीवन पुस्तक, ठीक है, ध्यान रखना, बंदी जीवन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई पुस्तक है ये, ठीक है, तो इसको इग्नोर न करें मित्रों। और शशि थरूर की पुस्तक भी बता दो अगर किसी को पता है तो, ठीक है, शशि थरूर की पुस्तक आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों के लिए ए ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 896, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कलकत्ता अधिवेशन में, वाराणसी अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों, 1917 वाले अधिवेशन में, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम भी बता दो दोस्तों, नाम है दोस्तों एनी बेसेंट। नाम सभी ने सुना होगा दोस्तों, एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, इनकी पुस्तक भी है कॉमनवेल्थ, ठीक है, ध्यान रखना, एनी बेसेंट दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और जो दोस्तों वाराणसी अधिवेशन था 1905 में, इसमें दोस्तों बंगाल के विभाजन के, इसमें दोस्तों पहले तो आप इसमें अध्यक्ष देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले थे जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन से, वाराणसी अधिवेशन 1905 में। इसमें बंगाल के विभाजन के बाद दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की मांग करी गई थी दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के सामने अगला प्रश्न आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 897 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आप मुझे पहले तो ये बताएंगे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, गहरा बंदरगाह बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। मैं यहां पे आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, गहरा बंदरगाह बताइए किस राज्य में है, बंदरगाह, गहरा बंदरगाह किस राज्य में, कमेंट करके बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन से राज्य में, वो भी कमेंट करके बताइए, बड़ा बंदरगाह। ये दोनों आपको क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, किस राज्य में, वो बताना है, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है वो आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट करिए, तब तक हम हमारे क्वेश्चन का जवाब टिक करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हमें, हल्दिया बंदरगाह। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में मित्रों, किस राज्य में भाई, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा बिल्कुल। अब आपको जो क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दीजिए। बात करें दोस्तों गहरे बंदरगाह की, तो हमारे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, और वो आपके आंध्र प्रदेश में। लिख दीजिए यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, यहां पर लिख दो पट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया कि बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बताइए।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से एक बार। इजी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जल्दी से बता दें, ये तो आप ही लोग बताएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों बंबई बंदरगाह है, बंबई बंदरगाह, ध्यान रखिएगा, बंबई बंदरगाह है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया बंबई बंदरगाह, बंबई बंदरगाह दोस्तों, बंबई बंदरगाह। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको इग्नोर ना करें साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 898, गौतम बुद्ध के घर त्यागने की अवस्था को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, संबोधि, महाभिनिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बताएं। बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध की, चलो थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में इंट्रोडक्शन ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे 563 बीसी में इनका जन्म होता है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है गुरुजी इनका जन्म, तो इनका जन्म होता है दोस्तों लुम्बिनी नेपाल, ये जगह पड़ती है लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में। ये कहां पर जगह पड़ती है, लुम्बिनी नेपाल में, ये जगह पड़ती है नेपाल में। ठीक है, और यूपी के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 483 में दोस्तों, 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कहां पर होती है, तो कुशीनगर। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना ही है दोस्तों, लिख देता हूं मैंने, कुशीनगर यूपी में पड़ता है, कुशीनगर में नगर। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएं कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था, किस जगह पर दिया था दोस्तों, कमेंट करिएगा। और इनके पहले उपदेश को क्या कहा गया है दोस्तों, ये भी कमेंट करिएगा। और साथ में आप लोग मुझे ये भी कमेंट करें कि इन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है कि घर त्यागने के बाद, घर त्यागने को इनको क्या कहा गया, लेकिन इन्होंने किस आयु में अपने घर को त्याग दिया था दोस्तों, ये भी कमेंट करिए। और ये भी कमेंट करिए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई है। चलिए, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, बताइए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आ जाए गौतम बुद्ध से, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, गारंटी के साथ दे रहा हूं दोस्तों आपको। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा है कि इनके घर त्यागने की अवस्था को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं दोस्तों, और इन्होंने घर त्यागा था दोस्तों 35 वर्ष की आयु में, सॉरी 29 वर्ष की आयु में, माफी चाहता हूं, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। 29 वर्ष की आयु, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर को त्याग दिया था, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। इनको दोस्तों 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको संबोधि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, उरुवेला बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैशाख पूर्णिमा का दिन था दोस्तों, और निरंजना नदी थी दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लास को अंत तक वॉच करिएगा, आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 899, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 मेजबानी किस देश को मिली है दोस्तों, बताइए कौन सा देश इस बार मेजबानी करेगा दोस्तों FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का 2025 में। बेल्जियम, पाकिस्तान, कनाडा और भारत। बताइए सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 मेजबानी किस देश को मिली है, तो ये मिली हमारे प्यारे से देश भारत को दोस्तों, हमारे भारत देश को दोस्तों ये मेजबानी करेंगे दोस्तों 2025 में। यहां से बिल्कुल डी ऑप्शन सभी बच्चे टिक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 900, किस विटामिन से शरीर में रक्त का थक्का जमता है, बताइए। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि जैसे हमारे शरीर से ब्लड जैसे ही निकलता है गुरुजी जमीन पर गिरता है तो वो क्या होता है, जम जाता है। तो ये जब जमीन पर गिरने पर जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है वो क्यों नहीं जमता है। अगर दोस्तों वो जम गया ना तो रक्त का थक्का जम जाएगा, और रक्त का थक्का जमते ही इंसान की मौत हो जाती है दोस्तों। वो इस वजह से नहीं जमता है क्योंकि हमारे शरीर में दोस्तों एक प्रोटीन पाया जाता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है, हमारे ब्लड को जमने नहीं देता दोस्तों, रक्त का थक्का जमने नहीं देता हमारे शरीर में दोस्तों। इसीलिए खून ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, रुधिर का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है शरीर में। आपको क्वेश्चन पूछा है किस विटामिन, और इसमें विटामिन कौन सा मदद करता है, तो वो विटामिन है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है, विटामिन ई बांझपन का, विटामिन डी इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और रिकेट्स बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका तो मैं जवाब बता चुका हूं दोस्तों आपको, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 901, चर्चा में रहा सुलेवा वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुलेवा वन्य जीव अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? ये अभी हाल में ही चर्चा में रहा है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सुहेलवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 902 बताइएगा सभी स्टूडेंट। बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है? झेलम, चिनाब, बेतवा, नर्मदा? सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। अब आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध बताइए जल्दी से सभी बच्चे। सरदार सरोवर बांध बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सरदार सरोवर बांध। तो हमें क्वेश्चन पूछा बगलिहार बांध, तो हम बगलिहार बांध को टिक करेंगे। चिनाब नदी दोस्तों, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये सब सिंधु रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर से दोस्तों। ठीक है, चिनाब दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा चिनाब दोस्तों। और चिनाब का दोस्तों किस दर्रे से इसका उद्गम होता है? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे पूछा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है मित्रों। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर दोस्तों। नर्मदा नदी पर दोस्तों आपको दो जलप्रपात देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात और एक तो धुआंधार जलप्रपात, दोनों के दोनों एमपी में देखने को मिलेंगे, नर्मदा रिवर पर। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र घाटी, इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, सतपुरा के पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो इस प्रश्न का पहले मैं जवाब बी ऑप्शन टिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 903, बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। प्राचीन के जो मकबरे हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। बीबी का मकबरा सासाराम, लाहौर, दिल्ली, महाराष्ट्र में? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताइए दोस्तों। सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी दोस्तों, शेरशाह सूरी। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने दो युद्ध किए थे और हुमायूं को भगाया था दोस्तों। ठीक है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा का सासाराम में। और ये सासाराम जगह कहां पड़ती है दोस्तों? बिहार में। मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये सासाराम बिहार में जगह पड़ती है, बिहार में। ठीक है, लाहौर में किसका मकबरा, कोई कमेंट करेगा? और दिल्ली में किसका मकबरा है? और महाराष्ट्र में? बताइए, लाहौर और दिल्ली में किसका मकबरा है? बताएंगे कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। लाहौर और दिल्ली का आपको ही बताना दोस्तों। ठीक है, तो बीबी का मकबरा दोस्तों महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद है। ठीक है, अब देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं। मैंने पूछा लाहौर और दिल्ली। ठीक है, अब आप मुझे इसमें से कमेंट करेंगे लाहौर और दिल्ली में से हुमायूं का मकबरा किस जगह, लाहौर में है या दिल्ली में है? हुमायूं का मकबरा किस जगह है दोस्तों, लाहौर में या दिल्ली में? और जहांगीर का मकबरा किस में है दोस्तों? जहांगीर का तो दोस्तों कहां पर है दोस्तों? जहांगीर और लाहौर, इन दोनों में से दोस्तों एक जहांगीर का मकबरा है और एक हुमायूं का मकबरा है। ये आपको कमेंट करना है किसका मकबरा किस जगह है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, कमेंट जरूर करना क्वेश्चन नंबर 903 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 904, अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बताएंगे, जिसको इकाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है दोस्तों। इकाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी वहीं पर स्थित है जहां पर ये अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे? कर्नाटक, लखनऊ, मुंबई या दिल्ली? दोस्तों दिल्ली की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम यहीं पर स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम दोस्तों। ठीक है, वानखेड़े मुंबई, वानखेड़े का मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कर्नाटक, बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में ही है। ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। लखनऊ में भी दोस्तों इकाना भी है, इकाना स्टेडियम भी यहीं पर है, इकाना। और अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी यहीं पर है। तो बिल्कुल आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे, बी ऑप्शन सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब।
क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से कमेंट करिएगा। थॉमस कप दोस्तों ये पुरुषों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है, पुरुषों को दिया जाता है। और एक कप और है दोस्तों जिसका नाम है कुबेर कप, जो महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को, कुबेर कप महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को। आपके रेलवे के एग्जाम में एक इन्हीं उसी खेल से एक और कप पूछा गया था, जैसे पूछा जाता है ना चड्डा कप किस खेल में दिया जाता है, तो चड्डा कप दोस्तों आप देख सकते हैं रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपको बैडमिंटन में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 906, निम्न में से किस नृत्य में चेहरे का हाव भाव प्रदर्शन किया जाता है? और वो नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा होता है, एकल महिलाओं के द्वारा। कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताता हुआ, जल्दी से बताएं। तो वो दोस्तों ये मोहिनीअट्टम केरल की है दोस्तों। तो केरल ही एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं, एक तो मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य यूपी का कथक नृत्य है दोस्तों, जो यूपी का है, यूपी का। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश दोस्तों। ठीक है, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का, जिसका प्राचीन नाम सादीर है दोस्तों। ठीक है, और इसको जो स्टार्ट किया जाता है, आरंभ किया जाता है, वो किससे आरंभ किया जाता है? अली रिपू कहा जाता है। इसके आरंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अली रिपू दोस्तों, अली रिपू। और इसका अंत किससे होता है? तिल्लाना, जिसको आप थिलाना कहते हैं। ठीक है, तिल्लाना इसका अंत होता है दोस्तों, जब इसको नृत्य को खत्म करते हैं तब। ठीक है, तो तमिलनाडु बिल्कुल सही जाएगा, तमिलनाडु। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया तमिलनाडु दोस्तों। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है हाव भाव प्रदर्शन किया जाता है, वो एक ही नृत्य, वो है मोहिनीअट्टम दोस्तों। इसमें एकल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ये नृत्य दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाना, एक बार अकेले महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 907। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया निम्न में से किसके संविधान से ली गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्रिटेन। अमेरिका के संविधान से तो आप सभी बच्चे स्टूडेंट्स भली बातें जानते होंगे। मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए, उद्देशिका हमने अमेरिका के संविधान से लिए दोस्तों, और उद्देशिका का और प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली है दोस्तों। तो ये कुछ, और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले संसद के दोनों सदनों की बैठक भी हमने कहाँ से ली है? ज्वाइंट सेशन कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए? प्रिएम्बल ऑफ लैंग्वेज कहाँ से लिए हम दोस्तों? प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। आयरलैंड में डीपीएसपी कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। ठीक है, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया दोस्तों? सॉरी, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात करें गुरुजी, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था भी यहीं से लिए, संसदीय व्यवस्था भी हमने यहीं से लिए। ठीक है, विधि का ढांचा भी हमने यहीं से लिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने 908। इंसुलिन की खोज किसने की थी भाई? बेंटिंग ने, डोमेक ने, हार्वे ने, या डोनाल्ड रॉस ने? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल गुरुजी इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल बेंटिंग ने करी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स दोस्तों, यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स भी होगा दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स। ठीक है, स्टार स्पोर्ट में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? स्टार स्पोर्ट्स ने भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? स्टार स्पोर्ट्स के नए एम्बेसडर के रूप में किसे चुना? जल्दी से बताएं। जो स्टार स्पोर्ट्स टीवी है ना दोस्तों, उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, जो स्टार उत्सव टीवी है ना दोस्तों, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? महेंद्र सिंह धोनी को, शुभमन गिल को, सुरेश रैना को, ऋषभ पंत को? जवाब निकल कर आएगा ऋषभ पंत को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मराठों का शेर। वाओ, क्या जोरदार नाम है दोस्तों। बताइए किसे कहा जाता है मराठों का शेर? दोस्तों गर्व है। बीजे तिलक, इंदिरा गांधी, जयनारायण प्रकाश, लाला लाजपत राय? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? लोकनायक कहा जाता है लाला लाजपत राय को,
लोक नायक किसे कहा जाता है गुरुजी? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, जय नारायण प्रकाश को क्या कहा जाता है? कोई कमेंट करेगा? जय नारायण प्रकाश को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैंने आपको उल्टा बता दिया है ना, तो जय नारायण प्रकाश को कहा जाता है लोकनायक। ठीक है, जय नारायण प्रकाश को कहा जाता है, मैंने आपको उल्टा बता दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं साथियों। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है, केसरी पंजाब, पंजाब केसरी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे पंजाब केसरी के नाम से लोकमान्य तिलक को, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। ठीक है, वो क्या मैंने उल्टा बता देता, माफी चाहता हूँ इसके लिए दोस्तों। ठीक है, लोकनायक के नाम से जय नारायण प्रकाश को जाना जाता है, लोकनायक, लोकनायक। ठीक है, इंदिरा गांधी को दोस्तों आयरन लेडी कहा जाता है दोस्तों, प्रियदर्शनी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है, आयरन लेडी, आयरन लेडी, प्रियदर्शनी भी इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बीजे तिलक इसका सही जवाब जाएगा। ठीक है, इनको मराठों का शेर कहा जाता है और साथ में इनको लोकमान्यक भी कहा जाता है, लोकमान्यक, लोकमान्यक, मान्यक है। ठीक है, लोकमान्यक। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट जो आपके सामने है दोस्तों। मराठों का शेर बीजे तिलक को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध नारा भी है, कोई कमेंट करेगा वो नारा कौन सा है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इन्हीं का है, बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों, है ना। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं इसको लेकर रहूंगा दोस्तों, ये इन्हीं का नारा है। ठीक है, तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में कमेंट ये भी करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करके आएगा, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजेगा दोस्तों। ठीक है, आज हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों हमारे आरपीएफ की कौन सी क्लास? 44वीं क्लास दोस्तों। ठीक है, 44वीं क्लास के साथ आज हमने कितने क्वेश्चन किए आरपीएफ कंप्लीट? 910 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों। ठीक है, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों आपको 1000 क्वेश्चन की इंपोर्टेंट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने के लिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है मित्रों, जीके जीएस की क्लास का टाइम मैं बता देता हूं, 8 PM पर रहता है। 8 PM पर सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे, अगर सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस पर पकड़ बनानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, बाकी मैक्स ट्रेनिंग तो कर लोगे आप लोग। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, कल मिलेंगे साथियों हम इसी टाइम पर। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।